नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे क्यों खास है इस बार का चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव होगा, अलग अलग राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पंडित जी, ये जो चंद्र ग्रहण इस बार पड़ रहा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? अर्पिता, कुछ दिनों पहले हमने अपने कार्यक्रम में सूर्य ग्रहण पर भी चर्चा की थी जी। और जब भी कोई ग्रहण आता है, सूर्य ग्रहण आएगा, उसके 15 दिनों बाद चंद्र ग्रहण अवश्य आएगा। ये हमेशा जोड़े में आते हैं, ये एक नियम है। अब अगर इस बार के चंद्र ग्रहण को हम समझना चाहें तो ये वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण होगा। साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण बहुत सारे तरीकों का होता है, लेकिन ये कोई विशिष्ट ग्रहण नहीं है, ये एक उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा के एक हिस्से को ढक लेती है, तो हम उसे ग्रहण कहते हैं। लेकिन उपछाया ग्रहण में पृथ्वी की केवल छाया पड़ती है चंद्रमा के ऊपर। इसको ग्रहण कहा तो जाता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट, इसको समझने के लिए हम ग्रहण नहीं मानते, इसको हम उपछाया कहते हैं। इस उपछाया ग्रहण की शुरुआत 5 मई को हो रही है। 5 मई को रात में 8:44 पर ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा और मध्य रात्रि बिता करके 6 मई को अर्ली मॉर्निंग 1:01 पर समाप्त होगा। यानी 5 तारीख और 6 तारीख की जो मध्य रात्रि है, उसमें 1:01 पे खत्म होगा और 5 तारीख की रात को 8:44 पे शुरू हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण तुला राशि में लगेगा। शुरुआत होगी इसकी स्वाति नक्षत्र में और इसका समापन होगा विशाखा नक्षत्र में। यानी तुला राशि पूरी तरह से प्रभावित होगी और उसके अलावा स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र पर इसका असर पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। देखिए, उस समय जब ग्रहण लगेगा, चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा। लेकिन अगर मौसम साफ रहा और चीजें अनुकूल रहीं तो भारत में ये छाया आप देख सकेंगे। हो सकता है कि चंद्रमा के क्षितिज से नीचे होने की वजह से या मौसम की खराबियों की वजह से आप न देख पाएं, लेकिन ये जाने रहिए कि ये सामान्य विशिष्ट ग्रहण नहीं है, ये उपछाया ग्रहण है। अब ग्रहण चाहे उपछाया ग्रहण हो चाहे संपूर्ण ग्रहण हो, चंद्रमा और सूर्य उसमें इन्वॉल्व होते हैं और चंद्र सूर्य के इन्वॉल्व होने की वजह से ग्रहण चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इस ग्रहण का देश दुनिया पर गहरा असर पड़ता है। बिल्कुल। और क्या असर पड़ता है देश दुनिया पे, पंडित जी, वो भी समझ लेते हैं। वैसे तो चंद्रमा जो है अर्पिता, वो ज्यादातर क्लाइमेटिक कंडीशंस का मालिक है। मौसम से इसका सीधा संबंध होता है, प्रकृति से इसका सीधा संबंध होता है। तो जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो मुख्यतः सबसे ज्यादा जो मुश्किलें हो सकती हैं वो क्लाइमेटिक होती हैं या प्राकृतिक आपदाओं की होती हैं, उसमें थोड़ी पॉसिबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। अब जो 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, उसका देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो चंद्र ग्रहण है, ये तुला राशि में लगेगा और तुला राशि का मतलब पश्चिम दिशा है, वेस्ट साइड है। तो जो पश्चिमी देश हैं दुनिया के, जैसे अमेरिका है, यूरोप है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जो पश्चिमी देश हैं दुनिया के, वहां पर समस्याएं आ सकती हैं। राजनीतिक समस्याएं भी हो सकती हैं और प्राकृतिक समस्याएं भी हो सकती हैं, इसकी संभावना बनती है।
प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनेगी इस चंद्र ग्रहण की वजह से। इस चंद्र ग्रहण के बाद अगले 1 महीने में भूकंप, भूस्खलन, ज्यादा बरसात, इस तरह की संभावना बन सकती है। वायुयान दुर्घटना, चूंकि तुला राशि इन्वॉल्व है, वायु तत्व की राशि है, इसलिए वायुयान दुर्घटना जैसी और अग्नि से आपदा जैसी संभावना हो सकती है। वायुयान की दुर्घटनाएं घट सकती हैं और फायर से, अग्नि से आपदा आ सकती है। चंद्रमा का ग्रहण है, तुला राशि इन्वॉल्व है, इसलिए जो महिला राजनीतिज्ञ हैं देश दुनिया में, उनको अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन का विशेष ध्यान रखना होगा। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा जो चीज ज्यादा ध्यान देने लायक है वो एक तो वायुयान दुर्घटना है और दूसरा जो महिला राजनीतिज्ञ हैं उनके जीवन में भी दिक्कतें हो सकती हैं। तुला का मतलब होता है न्याय, तराजू, और तुला राशि इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इस समय न्यायालय से कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है। यानी इस समय कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकता है जो हिस्टोरिकल जजमेंट हो, बड़ा निर्णय हो, जिसका प्रभाव सरकार पर, देश पर और जनता पर पड़े। इस समय न्यायालय की तरफ से कोई विशेष निर्णय, कोई विशेष स्थिति दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, तो देश दुनिया में कैसे फर्क पड़ेगा चंद्र ग्रहण का वो हम समझ रहे थे। और पंडित जी, हम लोग सूर्य ग्रहण पर हमने बात की कि कई नियम है, अगर सूर्य ग्रहण दिख रहा हो तो उसको माना जाता है। चंद्र ग्रहण जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उपछाया जिसको आप बोल रहे हैं, इसका कितना प्रभाव है? क्या वह कुछ नियम इसके हैं जो हर बार चंद्र ग्रहण में माने जाने चाहिए? अर्पिता, जैसे सूर्य ग्रहण जहां नहीं दिखेगा वहां पर ग्रहण के नियम लागू नहीं होंगे। चंद्र ग्रहण में भी अगर ये उपछाया ग्रहण है तो उपछाया ग्रहण को ग्रहण के समान महत्व नहीं देते हैं, इसीलिए इसमें भी सामान्यतः नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अगर हम इसके नियमों को समझें तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये नॉर्मल चंद्र ग्रहण नहीं है, ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है, ये उपछाया ग्रहण है। पृथ्वी की केवल छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और इसमें ग्रहण जैसा आभास होता है। इस तरह की स्थिति में भी किसी तरह के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि इसको हम महत्वपूर्ण ग्रहण नहीं समझते खगोल के दृष्टिकोण से या ज्योतिष के दृष्टिकोण से। इसीलिए इसमें भी किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। कोई भी सूतक का नियम कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा नहीं होगी, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, खाना पीना मना हो जाए, ऐसा कोई भी जो नियम है, जो सूतक का नियम है, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। आप अपना सामान्य जीवन जैसे जी रहे थे वैसे अपना सामान्य जीवन आप जी सकते हैं। भोजन, विश्राम या पूजन, आप भोजन करना चाहते हैं, आप विश्राम करना चाहते हैं, आप पूजा उपासना करना चाहते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप जो करना चाहें इस उपछाया के ग्रहण काल में कर सकते हैं। ग्रहण की बात जब भी आती है सबसे ज्यादा डर पैदा किया जाता है, सबसे ज्यादा भय पैदा किया जाता है गर्भवती महिलाओं के मन में। तो गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाएं किसी तरह की कोई चिंता ना करें, क्योंकि ये उपछाया ग्रहण है, इसमें किसी तरह की वर्जना नहीं है, किसी तरह के नियम नहीं है। जिस तरह से आप जीवन जी रही थी उस तरह से अपना जीवन जी सकती हैं। पंडित जी, एक चीज और मैं यहाँ जानना चाह रही हूँ, सूर्य ग्रहण को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रहती हैं। आपने गर्भवती महिलाओं का जिक्र किया, उस समय ज्यादा डर है। चंद्र ग्रहण भी उतना ही, अगर अभी तो ये उपछाया है, लेकिन अगर वास्तविक वाला चंद्र ग्रहण पड़ रहा होता तो खतरा उतना ही होता है गर्भवती महिलाओं को, जितना वो प्रिकॉशन सूर्य ग्रहण में रखती है उतना ही चंद्र ग्रहण में भी रखना चाहिए।
देखिए, वास्तव में देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्य ग्रहण की तुलना में। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि के दिन बहुत ताकतवर होता है। हम जानते हैं कि समुद्र में हाई टाइड आते हैं, पानी बहुत ऊपर तक फेंक देता है चंद्रमा उठा करके। जो समुद्र के पानी में नमक और पानी का रेशियो है, साल्ट एंड वाटर का रेशियो है, जो गर्भवती महिला होती है उसके गर्भ में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें भी नमक और पानी का इक्वल रेशियो, उतना ही रेशियो होता है जितना समुद्र में होता है। तो चंद्रमा वहां पर असर डाल सकता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि ग्रहण काल में थोड़ी सावधानी रखिए। लेकिन ज्यादातर सावधानी का मतलब ये नहीं है कि आप डरेंगे। आप उससे बचने के अगर उपाय कर लें या उस ग्रहण की चीजों को समझ लें तो उतना मामला गंभीर नहीं होता है। डर ज्यादा है, तकलीफ उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन हाँ, चंद्र ग्रहण जो है उसका प्रभाव सूर्य ग्रहण की तुलना में प्रकृति पर, इंसानों पर या गर्भवती महिला पर ज्यादा पड़ता है। बिल्कुल। और ग्रहण काल में क्या क्या करना लाभदायक होता है पंडित जी? सामान्यतः अर्पिता लोग समझते हैं कि ग्रहण का समय बड़ा खराब समय है, बड़ा बुरा समय है, कैसे ये समय निकल जाए, हम इससे बच जाएं, लोग इससे डरते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। जैसे ग्रहण काल में अगर आप मंत्र जप करें, हमने आपको समय बताया कि 5 मई को रात में 8:44 से मध्य रात्रि के 1:01 तक ग्रहण रहेगा। तो ग्रहण काल में अगर आप कोई मंत्र का जप करें जो आपके गुरु ने आपको दिया हो या जिस देवी देवता के प्रति आपकी विशेष श्रद्धा हो, अगर आप उनके मंत्र का जप करें, देवी देवता की स्तुति करें, ध्यान करें, तो ग्रहण काल में ऐसा करना बहुत लाभकारी होगा। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर ग्रहण काल में पूजा प्रार्थना की जाए तो पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होती है, स्वीकार होती है। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र का सिद्ध करने का एक तरीका है जिससे मंत्र बड़े शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो ऐसा करना भी ग्रहण काल में बड़ा शुभ होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। ग्रहण जब समाप्त हो जाए, जैसे मध्यरात्रि में ग्रहण समाप्त होगा, तो आप चाहें तो मध्यरात्रि में ही नहा लें या अगले दिन सुबह स्नान करके किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ न कुछ दान आपको जरूर करना चाहिए। वैसे देखिए, ये जो ग्रहण काल में पूजा की बात है या ग्रहण के बाद दान की बात है, ये मुख्य ग्रहण में लागू होती है, उपछाया में नहीं। आप नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कर लें तो बहुत अच्छा होगा। और खास तौर से ग्रहण काल के समाप्त होने के बाद आप 6 तारीख को प्रातः काल अगर किसी निर्धन व्यक्ति को चंद्रमा से संबंधित जो वस्तुएं हैं, चावल है, चीनी है, दूध है, चांदी है, सफेद वस्त्र हैं, अगर आप इनका दान करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव बहुत अच्छे रहेंगे। बिल्कुल। अब चलिए राशियों के आधार पर समझ लेते हैं कि इस ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्पिता, जिन लोगों की कुंडलियों के लिए चंद्रमा जितना महत्वपूर्ण है, ग्रहण उनके लिए उतना ज्यादा इंपैक्ट पैदा करेगा, अच्छा या बुरा। और जिनकी कुंडलियों के लिए चंद्रमा महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए बहुत निगेटिव या बहुत पॉजिटिव नहीं होगा। तो अलग अलग राशियों पर इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। अपने राशियों को समझ करके, उसकी सावधानियों को समझ करके अगर उपाय किए जाएंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए पहली राशि के साथ शुरुआत करते हैं, वो है मेष राशि। बिल्कुल। इस ग्रहण में 2 राशियां पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रही हैं। एक है मेष राशि और एक है तुला राशि। तो मेष राशि वालों को मैं कहूंगा कि आपको धन हानि से बचाव करना चाहिए। आपके पैसे का बड़ा नुकसान हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी अगर बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अपने वैवाहिक जीवन का आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी मैरिटल लाइफ में आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। मेष वाले परेशानी में बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। आप अगले 15-20 दिनों तक शांति रखिएगा। ग्रहण के बाद 6 तारीख को सवेरे के समय में किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल, यानी दान करना है, भगवान की स्तुति करना है, जो कि आपके लिए इस ग्रहण को लाभकारी बना सकता है। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि अर्पिता चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है और जो चंद्र ग्रहण का मामला है इस बार वो वृष राशि के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। अगर हम वृषभ की बात करें तो देखिए आप थोड़ी मेहनत बढ़ाइए, क्योंकि इस समय आपके रुके हुए तमाम काम आपके प्रयास करने से पूरे होंगे। वाद विवाद से और मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा, आप कोशिश जरूर करें। और इस समय किसी तरह की जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। इस समय किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी के परिणाम आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होंगे। बाकी मामले में काम रुका हुआ है करने के लिए, नया काम बढ़ाने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। उस दिशा में आप कोशिश कर सकते हैं। और जिस समय ग्रहण चल रहा होगा थोड़ा सा समय निकाल करके शिव मंत्र का जप कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए वैसे भी अच्छे हैं और भी अच्छे होंगे। बिल्कुल, तो ये आपको हमने बताया वृषभ और मेष राशि के बारे में। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मिथुन राशि। बिल्कुल, मिथुन वालों के लिए सूर्य ग्रहण के परिणाम थोड़े बेहतर थे, लेकिन चंद्र ग्रहण में थोड़ी सी मुश्किलें भी हैं इनके लिए। मिथुन वाले 15 दिनों तक यानी 5 तारीख से लेकर के 5 मई से लेकर के और लगभग 20 मई तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य और मुकदमेबाजी पर ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष को थोड़ी समस्या हो सकती है, इसका भी ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। इस समय संतान को लेकर के, संतान के जीवन को लेकर के मुश्किलें आपको परेशान कर सकती हैं। यात्राओं के मामले में विशेष सावधानी इस समय बनाए रखिएगा। अगर किसी यात्रा पर आप जा रहे हैं तो यात्राओं में अलर्ट रहें, यात्राओं में सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण के वजह से जो सबसे महत्वपूर्ण मामला है वो आपके संतान का है। संतान पक्ष पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय में किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान अगर आप कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जो सवाल है वो भावना का है। वो दिल्ली से लिख रही हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव वो फेस कर रही हैं, उससे वो कैसे निपट सकती हैं? अर्पिता जी, भावना जी का जन्म का तारीख है 21 जून 1982, 11 बजे सवेरे। जन्म स्थान है दिल्ली। और ये कह रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, क्या उपाय करना चाहिए? भावना जी, कुंडली आपकी सिंह लग्न की है और मिथुन राशि की है। कुंडली में मंगल और शनि एक साथ बैठे हुए हैं और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आपका स्वभाव भी खराब कर रहा है और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें भी बढ़ा रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है जो आपको निरंतर मानसिक चिंताएं देता रहता है। मैं आपको ये कहूंगा कि लगभग फरवरी 2024 तक अभी शांति से एडजस्ट करके चलिए। फरवरी 2024 के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और आगे आपकी जिंदगी बेहतर चलेगी। फिलहाल एक पीला पुखराज बनवा करके पहन लें।
लगभग 6 से 8 रत्ती का पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। बिल्कुल, तो ये थे आपके सवाल जिसका जवाब हमने लिया। आगे कार्यक्रम में और सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। राशियों पर चंद्र ग्रहण का कितना असर पड़ेगा वो हम समझ रहे हैं। कर्क राशि पर लीजिए। जी, कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि वालों को शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में अभी 15-20 दिनों तक काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस समय शिक्षा के मामले में, करियर के मामले में आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलें, तो इस समय आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन के मामले में थोड़ा विचार करिएगा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में ऐसा करेंगे तो आपका निर्णय गलत होगा। अपनी माता का और जो आपके जीवन में स्त्री पक्ष है, आपकी पत्नी है, आपकी पुत्री है, आपकी बहन है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखना इस समय जरूरी होगा। और कर्क राशि के लोग अगर चाहते हैं कि ग्रहण का दुष्प्रभाव ना पड़े, ग्रहण का निगेटिव इंपैक्ट ना आए, तो ग्रहण के बाद चावल का अगर दान कर दें, चावल का अगर दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को 6 तारीख को सुबह के समय, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि वालों के लिए पंडित जी क्या आदेश, किस तरीके से ये चंद्र ग्रहण को अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं? पहले तो ये समझते हैं कि सिंह राशि पर ग्रहण का प्रभाव है कैसा, अच्छा है या बुरा है। अगर सिंह राशि की बात करें तो ग्रहण के प्रभाव आपके लिए बेहतर हैं, अनुकूल हैं। जो जीवन में रुकावटें चली आ रही थीं, ये तमाम रुकावटें अब आपकी दूर होंगी 15 से 20 दिनों के अंदर, यानी 5 मई के बाद आपकी रुकावटें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और धन संबंधी मामलों में, धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। आपको ध्यान रखना है अपने भाई और बहन के साथ संबंधों का। आपके संबंध आपके भाई और बहन के साथ इस समय खराब हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो सिंह वालों के लिए सफलतादायक समय होगा, ग्रहण अनुकूल होगा। केवल भाई बहन के साथ रिश्तों पर ध्यान बनाए रखिएगा। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, अगर इसी मंत्र का आप ग्रहण के दौरान जप कर लें, यानी 5 मई को रात में 8:44 के बाद और मध्य रात्रि के अंदर अगर आप शिव मंत्र का जप कर लें, तो ग्रहण के परिणाम आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगे। बिल्कुल। तो कुछ आपको दान करना है, आपको अगर आप जाप करते रहते हैं वो भी आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि की तरफ अब बढ़ते हैं। कन्या राशि के लिए क्या कहेंगे पंडित जी? कन्या राशि के लिए अर्पिता, ग्रहण थोड़ा सा सावधानी की बात कह रहा है कि आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए जी। तो कन्या वालों को मैं कहूंगा कि 5 मई से लेकर के 20 मई तक का जो समय है, इसमें आप सावधानी रखें। आपके स्वास्थ्य में अचानक समस्या आ सकती है, नसों की समस्या, हड्डियों की समस्या, हार्मोन्स की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके करियर में रुकावट आ सकती है, नौकरी अचानक छूट जाए या जोश में आप नौकरी छोड़ दें, ऐसी गलतियां आप कर सकते हैं। और इन सब से भी ज्यादा ध्यान आपको अपने पारिवारिक जीवन का रखना है, क्योंकि आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो 6 तारीख को सुबह सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगला सवाल है शैल सिंह का, जो कि लिख रहे हैं जमशेदपुर से कि विवाह में बहुत विलंब हो रहा है। उनकी स्थिति को देखते हुए क्या लगता है, कब तक उनका विवाह मुमकिन है?
शैल कुमार सिंह जी ने जमशेदपुर से हमें मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 12 जुलाई 1987, 2:20 AM मध्यरात्रि में, जमशेदपुर, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि विवाह मेरा तय नहीं हो पा रहा, विवाह की बात नहीं बन पा रही है, विवाह कब तक हो पाएगा। शैल जी, कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर, महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की फिलहाल चल रही है। देखिए, शनि और बुध दोनों वक्री हैं, विवाह में विलंब के लिए जिम्मेदार हैं, और मंगल जो आपका विवाह का मुख्य ग्रह है वो कुंडली में बेहद कमजोर है। आपके विवाह के लिए बेहतर स्थितियां जुलाई के महीने से बनती हैं और साल 2023 के अंत में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन ग्रहों को देखते हुए ये सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहन लें, लगभग 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके धारण कर लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये थे आपके सवाल जिसका जवाब हमने लिया। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और वो है तुला राशि। जी, तुला राशि। देखिए, तुला राशि में ही ये ग्रहण लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव जिस राशि पर होगा, चूंकि तुला राशि में ही ये ग्रहण है, तो सर्वाधिक प्रभाव तुला पर ही दिखाई देगा। तुला वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सतर्क रहेंगे, बहुत सावधान रहेंगे और दुर्घटना से बचने का प्रयास करेंगे। 5 मई से लेकर के 20 मई तक स्वास्थ्य की समस्या और दुर्घटना से बचें। लिखा पढ़ी के कार्य में सावधानी बनाए रखें। कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन करना है, लिखना है, मेल करना है, मैसेज करना है, उसमें सावधान रहेंगे। प्रेम और रिश्तों के मामले में अपयश मिल सकता है, तो प्रेम संबंधों का और रिश्तों का ध्यान बनाए रखेंगे। ग्रहण जब खत्म हो जाता है तो 6 मई को सुबह के समय में आप किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर ज्यादातर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, यानी ये कुल मिलाकर उपाय अगर आप करते हैं तो इतना दुष्प्रभाव ग्रहण का आप पर नहीं पड़ने वाला है। अगली राशि है पंडित जी, वृश्चिक राशि। बिल्कुल, वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो देखिए, वृश्चिक वाले थोड़ा सा सावधान हो जाएं। पारिवारिक जीवन में आपके मुश्किलें पहले से चली आ रही हैं और वो मुश्किलें इस समय बढ़ सकती हैं। पारिवारिक और आंखों की समस्या होने का योग निश्चित रूप से आपके लिए बनता है, सतर्क हो जाएं। पैसा कहीं लगाना है, किसी को देना है, लेन देन करना है, प्रॉपर्टी का कोई काम करना है, बहुत अलर्ट होकर के करिएगा, क्योंकि धन और संपत्ति का नुकसान आपको हो सकता है। वैवाहिक मामले में जैसे आपकी शादी कहीं अगर तय हो रही है, शादी की बात आगे बढ़ रही है, तो उस मामले में, या शादी हो चुकी है तो शादीशुदा मामले में, रिश्तों के मामले में आपको समस्या हो सकती है। इसका ध्यान बनाए रखिएगा। और ग्रहण जब खत्म हो जाए तो 6 तारीख को सुबह सुबह, 6 मई को प्रातः काल दूध का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो ग्रहण के बहुत दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल पंडित जी, एक खास बात देख रही हूँ, हर राशि पर जब हम बात करते हैं, आप दान की बात करते हैं, तो अलग अलग लोगों को अलग तरीके से राशि के हिसाब से दान करना चाहिए। लेकिन यहाँ जितने दान की बात आप बता रहे, सब में सफेद चीजों के दान की बात है। वो चंद्र ग्रहण की वजह से ही सफेद कलर की चीजों को दान करने की बात है। अर्पिता, जो समस्या होने की संभावना है वो ज्यादातर चंद्रमा की वजह से है, क्योंकि ग्रहण में चंद्रमा प्रभावित होगा। तो अगर आपके लिए समस्या है और आप चंद्रमा की वस्तुओं का दान कर देते हैं
तो चंद्रमा का जो निगेटिव इंपैक्ट, नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है वो नहीं पड़ेगा। इसीलिए सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, चावल, चीनी, दूध, नारियल, इन चीजों का दान करना बढ़िया होगा। और साथ ही साथ भगवान शिव चंद्रमा को नियंत्रित करते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा करके भी आप चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं, वो है धनु राशि। बिल्कुल, धनु राशि के लिए भी अर्पिता इस ग्रहण के प्रभाव अच्छे हैं और धनु वालों को इस समय करियर में कोई बड़ा, कोई अच्छा अवसर निश्चित रूप से मिल सकता है। अगर आपने प्रयास किया है तो भी, नहीं किया है तो भी करियर में अच्छा समय आएगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं, पुनः आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ऐसी संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं। धनु वाले केवल इतना ध्यान रखें कि यात्राओं के दौरान सावधानी रखेंगे, यात्राओं में किसी तरह की दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखेंगे। और जितने समय ग्रहण चल रहा है उस समय में थोड़ा सा समय निकालकर अगर ग्रहण के दौरान आप शिव मंत्र का जप करें, आप नमः शिवाय का जप करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगला सवाल है हेमा जोशी का, जो कि उत्तराखंड से लिख रही हैं कि उनका अपना घर कब हो पाएगा और उनका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। हेमा जोशी की जन्म तारीख है 28 अगस्त सन 2000, 10:30 रात का जन्म है। जन्म स्थान है अल्मोड़ा। हेमा कह रही हैं कि अपना घर कब तक बन पाएगा, क्या मेरा विवाह मेरी इच्छा से होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। हेमा आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और सिंह राशि की, महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है। साल 2024 में आपके पिताजी और आपके परिवार के लोगों को प्रॉपर्टी का फायदा होगा। आपकी खुद की प्रॉपर्टी तब बनेगी जब आप 32 वर्ष की हो जाएंगी, लेकिन आपके पिता को संपत्ति का फायदा साल 2024 में होना चाहिए। जहां तक विवाह का प्रश्न है, आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने लड़के के साथ होगा उम्र के 27वें साल के आसपास। और करियर का बहुत अच्छा समय आपका साल 2025 से आरंभ हो रहा है। क्या करना चाहिए? अपने अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। बिल्कुल, तो इन उपायों को करके आप लाभ पा सकते हैं। आपके सवालों का जवाब हमने जाना और एक बार फिर से अब राशियों का रुख करते हैं और अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, वो है मकर राशि। जी, मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों के लिए ग्रहण दशम भाव में लग रहा है और मकर वालों के लिए मोटे तौर पे ग्रहण अच्छा ही है, बहुत बुरा नहीं है। मकर वालों को आकस्मिक रूप से पैसे का फायदा हो सकता है, आकस्मिक रूप से धन लाभ की अच्छी संभावनाएं मकर वालों के लिए इस 15-20 दिन में बनेंगी। जैसे शेयर बाजार से, आकस्मिक विरासत से, कहीं से इनको पैसा मिल सकता है। और अगर मकर वाले थोड़ा इफर्ट करें, थोड़ी सी ताकत लगाएं, तो इनके रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी निश्चित रूप से बन जाएंगे। मकर वाले केवल इस बात का ध्यान रखें कि इस समय बड़े निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर इस समय आप बड़े निर्णयों में जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है बहुत सारी सफलताओं के साथ आपको असफलता मिल जाए। तो चीजें बहुत बेहतर हैं, शांति से अपने काम निपटाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और ग्रहण के दौरान जितना समय तक ग्रहण चल रहा है उतने समय में थोड़ा सा समय निकाल करके अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब अगली राशि है कुंभ राशि। पंडित जी, कुंभ राशि वाले क्या करें? कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण अर्पिता बहुत अच्छा था, चंद्र ग्रहण थोड़ी मुश्किलें दिखा रहा है। अगर हम कुंभ वालों की बात करें तो पक्की तौर पे कुंभ वालों के माता पिता का स्वास्थ्य इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है
और चंद्र ग्रहण की वजह से आपके माता पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए माता पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। अपने भी स्वास्थ्य का, अपने भी आराम का ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिस चक्कर में आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ रही है। तो माता पिता के स्वास्थ्य का, विशेष रूप से पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, अपने आराम का ध्यान रखें। और जो जिम्मेदारियां इस समय आपको मिली हैं, जो महत्वपूर्ण काम आपको मिले हैं, उन कामों को टालने से आपको बचाव करना चाहिए। महत्वपूर्ण काम टालने से इस समय बचिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने कोई महत्वपूर्ण काम टाला और उस चक्कर में आपका बड़ा मौका हाथ से निकल गया। जब ग्रहण खत्म हो जाए तब आप सफेद मिठाई का दान करिएगा, यानी 6 तारीख को सुबह किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दान करना है, जो बार बार हम हर राशि के लिए बोल रहे हैं, और जाप करना, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब अगली राशि है मीन राशि। पंडित जी, अंतिम राशि मीन। अष्टम भाव का चंद्र ग्रहण। तुला राशि के बाद जिस राशि को सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो मीन राशि है। मीन राशि वालों को बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में आकस्मिक समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में एकदम से प्रॉब्लम आ सकती है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, और अगर बिना सोचे समझे करेंगे तो स्थान परिवर्तन गलत होगा। इस समय दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय वाहन दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, चोट चपेट जैसी संभावना आपके लिए बन सकती है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ग्रहण काल में, ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्र का जप करिएगा। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये मंत्र आप ग्रहण काल में जप लीजिएगा। चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिएगा। चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चंद्र ग्रहण पर किस तरीके से आपको रखनी है सावधानी, इस पर आपने जानकारी दी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।